एमपी में अगले महीने खाली होने जा रही राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस से बीजेपी तक किन चेहरों पर लग सकती है मुहर? क्यों चुनावी राजनीति में अजूबा बनी ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट? क्या 2023 में टूटेगा 24 सालों का मिथक? और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उतर रही कोल इंडिया की एमपी से शुरुआत, क्या हिंदुस्तान के दिल का मुस्तकबिल होगा रोशन? देखिए खबर में दम है। जून महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा की 3 सीट खाली हो रही हैं। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 3 सीट में से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। सवाल यह है कि इन 3 सीट पर पार्टियां किसे नवाजेंगी? कांग्रेस की ओर से 1 सीट पर चेहरा तकरीबन तय है, लेकिन बीजेपी से चेहरा कौन होगा, यह संशय बना हुआ है। क्या बीजेपी में इस बार भी एक केंद्र और एक राज्य की ओर से सामने आएगा नाम? क्या पार्टी इस बार भी उसी तय फॉर्मूले पर चलेगी? बीजेपी में किन नामों के हैं कयास? देखिए खबर में दम है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं और जिसे लेकर जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। 3 में से 2 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। चेहरे इन सीटों को लेकर कौन होंगे, क्या उनका जातिगत समीकरण होगा, इसे लेकर दोनों पार्टियों में मंथन के दौर चल रहे हैं। बीजेपी में राज्यसभा के चयन का पार्टी में जो फॉर्मूला रहा है, उसमें अब तक एक नाम केंद्र और एक नाम राज्य के खाते से आता रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार भी पार्टी इसी पैमाने पर आगे बढ़ेगी। दावेदारों की बात करें तो केंद्र से आने वाले चेहरे की बतौर पीयूष गोयल का नाम सबसे आगे है। राज्यसभा की दूसरी सीट पर मुमकिन है कि जातिगत समीकरण साधने पार्टी एससी या ओबीसी चेहरे को राज्यसभा भेजे। इसमें एससी चेहरे के तौर पर अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम भी चर्चाओं में है। ओबीसी चेहरे के बतौर बीजेपी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार का नाम भी है। ये नाम महिला कोटे से भी माना जा रहा है, क्योंकि खाली हो रही 1 सीट संपतिया उइके की भी है। सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। जो पिछड़े हैं, जो पिछड़े जिनको अगले उसमें लेके आना है पंक्ति में, इसके लिए हमारा संगठन काम करता है। हर कार्यकर्ता जो वंचित है, जो पिछड़ी श्रेणी में आता है, उसको आगे लाने का काम हमारी सरकारें भी करती हैं और संगठन भी करता है। बाकी किसी विशेष जाति धर्म, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। जो कार्यकर्ता कर्मठ होगा, जो संगठन तय करेगा, निश्चित रूप से उसको मौका दिया जाएगा। उधर कांग्रेस के हिस्से से खाली हो रही 1 सीट पर अब भी विवेक तनखा ही हैं और संभावना यही है कि विवेक तनखा को ही पार्टी दोबारा राज्यसभा भेजेगी। देखिए, जब इसका कार्यकाल समाप्त होगा जून के करीब, हमने मंथन कर लिया है, नाम तकरीबन तय कर लिया है। समय पर हम अपना नाम घोषित करें। कांग्रेस में सर्वसम्मति से नाम तय कर लिया गया। कोई विरोधाभास नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। योग्य उम्मीदवार का नाम तय हो चुका और समय आने पर हम घोषित कर देंगे। जून महीने में खाली हो रही एमपी में राज्यसभा की 3 सीटें, इनमें 2 सीटें बीजेपी की हैं, जिन पर एमजे अकबर और संपतिया उइके रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में गई 1 सीट पर विवेक तनखा है। बीजेपी इससे पहले आदिवासी वर्ग से आने वाले सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा भेज चुकी है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार एससी वर्ग या पिछड़ा वर्ग से किसी चेहरे को भेजा जा सकता है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश भर में छाए कोयला संकट के बीच ये बड़ी खबर है, जहां पर भारत में कोयले की आपूर्ति करने वाली इकलौती कंपनी कोल इंडिया अब बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उतरने जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए कंपनी ने मध्य प्रदेश को चुना है। बिजली उत्पादन को लेकर कैसी होगी साझेदारी? क्या कोल इंडिया का ये कदम बिजली आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश का भविष्य रोशन कर पाएगा? देखिए खबर में दम है। कोयले की कमी के चलते छाए बिजली संकट के बीच मध्य प्रदेश में एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कोल उत्पादक कंपनी कोल इंडिया पहली दफा अब उत्पादन यानी बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हाथ आजमाने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है, जहां 2 अलग अलग स्थानों पर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए जल्द यानी इसी माह ही एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। बिजली उत्पादन में हाथ आजमाने जा रही कोल इंडिया अमरकंटक और सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट में 1320 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए एमपी पावर जनरेशन कंपनी की साझेदार बनने जा रही है।
संभावना है कि कोल इंडिया अपनी सब्सिडरी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के जरिए एमपी पावर जनरेशन कंपनी के साथ इसी महीने एग्रीमेंट करेगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार पावर प्लांट में भविष्य में कोयले की आपूर्ति में दिक्कत ना हो, इसके लिए वो कोल इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर पर काम कर रहा है। इसके तहत 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक यूनिट अमरकंटक पावर प्लांट और 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की दूसरी यूनिट सतपुड़ा के सारणी पावर प्लांट में लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा मार्च 2019 में 2 660 मेगावाट क्षमता के पावर हाउस प्रस्तावित किए गए थे। एक पावर हाउस चचाई अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन चचाई में प्रस्तावित था, दूसरा सारणी सतपुड़ा तापविद्युत सारणी में 600 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित थे। दोनों की लागत लगभग 4600 करोड़ रुपए प्रति पावर हाउस थी। अमरकंटक पावर हाउस के लिए अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिस पर अभी एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलना बाकी है। इस पावर हाउस में जो फाइनेंशियल वित्त की व्यवस्था है उसमें 70% लोन से लेने की व्यवस्था है। 15% राशि पूंजीगत राशि प्रदेश शासन द्वारा देने की है तथा 15% राशि कोल इंडिया द्वारा अपनी सब्सिडरी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा देने की बात हो रही है। SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर से समझौता ज्ञापन कुछ ही समय में होने की उम्मीद है। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया के साथ इस जॉइंट वेंचर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। निश्चित रूप से हम नया प्लांट भी ला रहे हैं। हमारा कोयल हमारे कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके एक नया प्लांट भी ला रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं और नए एग्रीमेंट कर रहे हैं। आप ये देखिए, हम कुसुम ए और कुसुम सी लाए हैं, जिससे कोई भी आदमी हमारे पास अपना अगर उसे लगता है कि हम उत्पादन कर सकते हैं, तो किसान रात में बिजली के लिए परेशान होते हैं, उनको दिन में बिजली मिले। हमने ये भी अभी कैबिनेट में तय किया है माननीय शिवराज सिंह साहब ने, उनके नेतृत्व में, कि हम सरकारी जितने दफ्तर हैं ये कोशिश होगी कि उन पर सोलर ऊर्जा के प्लेट लगा करके वहाँ पर हम उनको सोलर से ऊर्जा दें, सौर ऊर्जा दें, और जितनी ज़्यादा इससे सस्ती भी बिजली मिलेगी, प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को बिजली ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ हो। इधर भी हमने काम तीव्र गति से शुरू कर दिया है। पहले चरण में अमरकंटक के चिचोरी में थर्मल पावर स्टेशन के लिए मंजूरी दे दी गई। अब कोल इंडिया से इसकी आगामी स्वीकृति और कार्यवाही की उम्मीद है। उधर माना जा रहा है कि सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। क्या कोल इंडिया की ये पहल बिजली आपूर्ति के मामले में रोशन कर जाएगी मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल? जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी राजनीति में जनादेश के साथ जीत हार की कहानी नहीं होती हमेशा, यहाँ भी होते हैं अजूबे। चुनावी राजनीति का एक ऐसा ही अजूबा है ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट। अजूबा इसलिए कि बीते 24 साल से यहाँ जिस पार्टी की सरकार में चुनाव होता है उस पार्टी का विधायक चुनाव हार जाता है। 1998 के चुनाव से लेकर 2020 कैसे डबरा सीट दोहराती रही है, एक ही तस्वीर देखिए, खबर में दम है। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर बीते 24 साल से मौजूदा सरकार अपना विधायक नहीं जीता पाई है। बीते 4 चुनाव शिवराज के नेतृत्व में हुए, लेकिन चारों ही बार डबरा में भाजपा का विधायक नहीं बन पाया। तो क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस तिलिस्म को तोड़ पाएगी? क्या डबरा में कमल खिला पाएगी, या फिर जीत का ये तिलिस्म यूं ही बरकरार रहेगा? तथ्यों के जरिए समझिए 24 बरस से ग्वालियर की ये डबरा विधानसभा सीट कैसे अजूबा बनी हुई है। 1998 और 2003 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सरकार में हुआ, लेकिन डबरा सीट पर कांग्रेस का विधायक चुनाव नहीं जीत सका। बीजेपी की नरोत्तम मिश्रा ने सीट से जीत दर्ज की। फिर 2008, 2013, 2018 में बीजेपी की सरकार में हुए थे चुनाव, और तीनों ही चुनाव में डबरा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर इमरती देवी चुनाव जीती। और 2020 में जब बीजेपी की सरकार में उपचुनाव हुए तो इसी डबरा सीट पर 15 महीने पहले 60,000 वोटों से चुनाव जीत चुकी इमरती देवी 8,000 वोटों से चुनाव हार गई।
डबरा से जुड़े इस मिथक से कांग्रेस को उम्मीद बंधी है कि 2023 में भी डबरा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। डबरा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। आप देखिए किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चली थी उसमें भी हम जीते, और जिस समय पे इमरती देवी कांग्रेस से लड़ी थी तो 70,000 मत लेकर आई थी, और जब वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से लड़ी तो 8,000 मतों से वो उनकी हार हुई और कांग्रेस के पास पुनः वो सीट आई। तो कांग्रेस के जो मतदाता हैं डबरा सीट के, वो उनके अंदर कांग्रेस बसी हुई है, वो गांधी विचारधारा के लोग हैं, और पुनः एक बार फिर 23 के चुनाव में कांग्रेस पुनः डबरा की सीट को अर्जित करेगी। उधर इस मिथक से अलग डबरा सीट पर हार की वजह तलाश रही बीजेपी ने हार की समीक्षा शुरू कर दी है और अब उसी आधार पर 2023 में पार्टी यहां चुनावी रणनीति बनाएगी। देखिए, हार की कई स्थानीय कारण भी रहते हैं और परिस्थितियां भी रहती हैं। चूँकि इतनी गहराई से समीक्षा जो करना चाहिए वो निश्चित रूप से संगठन के द्वारा की जाती है, और हो सकता है कई बार आपने देखा होगा हार में से ही जीत निकलती है। चूँकि इतनी बार अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो हमें कारण भी पता पड़ गया। समीक्षा के दौरान ये भी स्थिति आ गई कि हमने ये प्रयोग नहीं किया, इस प्रयोग को कर लेते तो हम ये सीट जीत सकते थे, तो हम वो भी प्रयोग करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी जाने में, संपर्क करने में, तो उसके माध्यम से इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट हो और उस भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। सवाल ये कि क्या 2023 में डबरा विधानसभा सीट का 24 साल से चला आ रहा ये मिथक टूट पाएगा या डबरा फिर वही कहानी दोहराएगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश में कोयले की किल्लत ने ट्रेनों की रफ्तार रोक दी है। कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं जिसने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मसले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस के निशाने पर इस वक्त इस मामले को लेकर केंद्र सरकार है, तो वहीं बीजेपी नेताओं के भी अलग अलग बयान अब सामने आ रहे हैं। कोयला संकट से भीषण गर्मी में कई राज्यों में बिजली कटौती की जा रही है। बिजली सप्लाई को बनाए रखने के लिए पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर कोयला सप्लाई के लिए मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे ट्रेन मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कोयला, विशाल रेल नेटवर्क, थर्मल प्लांट्स और क्षमता का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं हो रहा है और यही वजह है कि जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि कोयला परिवहन जरूरी है, लेकिन यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और समस्या का जल्द हल होना चाहिए। जबकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ट्रेनों को रद्द करने के फैसले को सही ठहराते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि केंद्र को पूरे देश की फिक्र होती है और कोयला संकट के बीच ट्रेनों को रद्द करना जरूरी था। रेलवे मंत्री से बात हुई कि जितना जल्दी हो सके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। लोगों की परेशानी गर्मी में ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कोयला का परिवहन भी महत्वपूर्ण है, मगर जनता की तकलीफ दूर होनी चाहिए। मैंने भी बात किया। पूरे देश की 42 ट्रेनों को जब आज के समय पर पूरे देश को कोयले की ज़रूरत है, पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी को बहाल करने की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में देश की जो आवश्यकताएं प्राथमिकता होती हैं, उस प्राथमिकता के आधार पर केंद्र की सरकार, भूपेश बघेल सरकार जैसे कूप मंडूक नहीं है, वो पूरे देश की चिंता करती है। इधर रद्द ट्रेनों को लेकर लगातार केंद्र को कोसती कांग्रेस अब चेतावनी पर उतर आई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर रेल मंत्रालय ट्रेनों को फिर शुरू नहीं करती है तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जाने वाली कोयला की रेक को रोकने पर मजबूर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि छत्तीसगढ़ में कोयला है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी जनता इस कोयले के कारण तकलीफ रहे। यदि हमारे यहाँ से बंद की गई रेलवे की यात्री ट्रेनों को फिर से तत्काल शुरू नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले, छत्तीसगढ़ से जाने वाले कोयले की रेक को कांग्रेस पार्टी रोकने में मजबूर हो जाएगी। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल बंद ट्रेनों को शुरू किया जाए।
कोयले की कमी और गर्मियों में बिजली की खपत बढ़ने से संकट गहराता जा रहा है। मुसाफिर परेशान हैं, हलकान हैं और सियासतदानों की बयानबाजी बदस्तूर जारी है। देखना ये है कि कब तक इस संकट का समाधान निकल पाता है। कोयला संपन्न छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से मिली चेतावनी के बाद क्या वाकई ट्रेनें पटरी पर फिर लौट आएंगी? देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस पर केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय किस तरह के फैसले लेती हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस मसले पर सियासत से ज़्यादा जनता की परेशानी दूर करने में अगर राजनीतिज्ञ दिलचस्पी दिखाएं तो शायद इस मसले का हल निकल सकता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। मिशन 2023 की तैयारी कर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे कराया है और इस सर्वे रिपोर्ट में 38 विधायकों की रिपोर्ट बेहद खराब आई है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या इन विधायकों के टिकट अगले विधानसभा में कट सकते हैं? 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के पहले कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे करवाया। कांग्रेस पार्टी ने पूरी की पूरी 90 विधानसभा में ये सर्वे करवाया। न केवल अपनी पार्टी के विधायकों का परफॉर्मेंस जानने की कोशिश की, बल्कि दूसरी जो पार्टी के विधायक हैं उनका भी परफॉर्मेंस जानने की कोशिश की। इस सर्वे में ये आया कि 38 विधायकों के, जो कांग्रेस पार्टी के जो 38 विधायक हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में ये दिलचस्प और भी हो जाता है ये जो पूरा सर्वे है, तब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 71 का लक्ष्य लेने की बात कह रहे हैं, वहीं रविंद्र चौबे जो है वो 75 का लक्ष्य की बात कर रहे हैं। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम तो ये कह रहे हैं कि 90 की 90 विधानसभा सीटों में अगली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस जबरदस्त होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से मिशन 2023 की तैयारियों पर जुट गई है। लगातार संगठन की बैठकें हो रही हैं और इस बीच कांग्रेस ने सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे कराया है। कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे में करीब 38 विधायकों की रिपोर्ट बेहद कमजोर आई है। बताया जा रहा है कि विधायकों को तुरंत अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कह दिया गया है। बड़ी बात यह कि पुअर परफॉर्मेंस में कई मंत्री भी शामिल हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि समय रहते कमी को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि खराब परफॉर्मेंस करने वालों के टिकट काटने के सवाल पर मरकाम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर कांग्रेस हारी है वहां पार्टी पहले ही प्रत्याशी उतार देगी। इस बीच 2023 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्य को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल 71 सीटों के लक्ष्य की बात कहते हैं तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे 75 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहीं मोहन मरकाम सभी 90 सीटों पर दावा कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में 4 उपचुनाव हुए, चारों में जनता ने आदरणीय भूपेश जी का हाथ मजबूत किया है। 71 की बहुमत की सरकार है। हमारी चैलेंज पूरा करना है इसलिए हम नहीं 71 नहीं, हमने तो आपसे पिछली बार कहा था इस बार 75 की बहुमत से सरकार बनाएंगे। मीडिया के माध्यम से ही 38 विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है ऐसे सूचनाएं हमें मिल रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक है। अगर नहीं भी होगी तो हमारे पास 1.5 साल समय है, 1.5 साल में उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी तो चुनाव 1.5 साल बचे हैं। 1.5 साल जब टिकट की बात आएगी तो 2 महीना 1 महीना पहले उन सभी पहलुओं पर, सर्वे से लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। अभी तो ऐसी बातें हैं, उस समय नहीं। देखिए, अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। हमने सर्वे कराया ताकि हमारा संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है उसको जानने समझने का प्रयास किया है। वहाँ के विधायक हाँ उसको काम करने का मौका मिल सके, इसीलिए हमने अभी से सर्वे कराया ताकि जो हारे 19 सीटें हैं उन 19 सीटों में हमारे संभावित प्रत्याशी कौन होंगे और जो विपक्ष के विधायक हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है वो भी जानने समझने का हमको मौका मिला है। उधर पूर्व सीएम रमन सिंह का इस पर कहना है कि पूरी की पूरी सरकार की रिपोर्ट खराब है। सरकार का परफॉर्मेंस गड़बड़ है, विधायकों का नहीं। यही वजह है कि अब ये सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वे में आ चुका है कि पूरी की पूरी सफाई होने वाली है। आपका प्रश्न थोड़ा अधूरा है, उसको सुधार दूं मैं। परफॉर्मेंस सरकार का ही गड़बड़ है, विधायकों का परफॉर्मेंस नहीं। सरकार का परफॉर्मेंस गड़बड़ है, इसलिए इनको लगता है कि मैं 90 विधानसभा में जाके सरकार के छवि को बेहतर करूं, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। सर्वे में आ गया है कि पूरी सफाई होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिहाज से मौजूदा राजनीतिक तस्वीर पर नजर डालें तो सूबे में पहली बार किसी पार्टी के 71 विधायक हैं।
कांग्रेस 71, बीजेपी 14, जेसीसीजे और बीएसपी मिलाकर 5 विधायक। साल 2018 के बाद 4 विधानसभा उपचुनाव हुए। इस दौरान सभी सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं। सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें भी कांग्रेस के पास हैं। मैदानी इलाकों की 64 में से 45 सीटें कांग्रेस की हैं। बीजेपी 14, जेसीसीजे, बीएसपी 5 विधानसभा सीटों पर। कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार जीत कर आए हैं। 15 वर्षों के वनवास के बाद कांग्रेस मजबूती से सूबे की सत्ता पर काबिज हुई। जब जनता खूब प्यार लुटाती है तो उम्मीदें भी लगाती है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है और पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल पड़े हैं। जिन विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कमजोर आई है उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि पूरी की पूरी 90 विधानसभा का वो दौरा करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या विधायक जो 18 महीने का समय है अपना परफॉर्मेंस सुधार पाते हैं या फिर कांग्रेस को बेदर्दी से सर्जरी करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।